Good morning, students. Very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you History chapter 5 and the topic is the Vedic age अर्थात वैदिक युग. In this chapter you will learn about the origin of the Vedic age, what are the early Vedic and later Vedic texts, about the social and economic life during the Vedic age एंड अबाउट द चालकोलिथिक एज. इस अध्याय में हम वैदिक युग की उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे. प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के धार्मिक पुस्तकों पर चर्चा करेंगे. वैदिक काल के दरमियान लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे और अंत में ताम्रपाषाण युग पर चर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. We have learned how we learn about the past with the help of archaeological and literary sources. हम यह पहले ही जान चुके हैं कि हम अतीत की जानकारी पुरातात्विक और लिखित स्रोतों के माध्यम से प्राप्त करते हैं. In this chapter we will learn about some ancient literary sources and what we can understand from them about that period. इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन साहित्यिक या लिखित स्रोतों पर चर्चा करेंगे एंड व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देम अबाउट दैट पीरियड. और उस युग के बारे में इन पुस्तकों के माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करेंगे. नाउ कम टू द टॉपिक. द वेदास, ओल्डेस्ट कंपोज्ड बुक्स ऑफ इंडिया. सबसे पहले हम इस अध्याय में वेदों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वेद जो हैं वो भारत के सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं. यानी भारत में सबसे पहले जो लिखित स्रोत हमें प्राप्त होते हैं वो वेदों के रूप में प्राप्त होते हैं. तो हम इस पर चर्चा करेंगे. द वेदास आर द ओल्डेस्ट टेक्स्ट कंपोज इन इंडिया. यानी भारत में जो वेद हैं वो सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं. दे आर ए कलेक्शन ऑफ एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट. ये एक तरीके से प्राचीन धार्मिक पुस्तकों के संग्रह हैं. द वेदास ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड विद विच मीन्स नॉलेज. यानी वेद की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज अर्थात ज्ञान. देयर आर 4 वेदास. जो वेद की रचना हुई वो वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. यानी 4 वेद इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. द डेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट इज हाईली कंटेस्टेड among historians who study the texts. They have suggested various dates. यानी इन पुस्तकों की रचना का निश्चित समय के बारे में विद्वानों और इतिहासकारों में मतभेद है. अलग अलग तिथि बताई जाती है इनकी रचना की. However, many historians believe that early Vedic texts were composed around 1500 to 1000 BCE. यानी ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईसा पूर्व में इन वेदों की रचना हुई है, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कथन है. एंड द लेटर वैदिक टेक्स्ट वेर कंपोज अराउंड 1000 to 600 BCE. और जो उत्तर वैदिक काल के पुस्तक हैं उनकी रचना 1000 से 600 ईसा पूर्व में रचित हैं. द पीरियड ड्यूरिंग विच द वेदास वेर कंपोज इज नोन एज द वैदिक एज. तो जिस काल में इन वेदों की रचना की गई उस काल को हम वैदिक युग यानी वैदिक काल कहते हैं. इट इज़ वाइडली हेल्ड दैट द वेदास वेर कंपोज्ड बाय वेरियस सेक्ट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. और इन वेदों की रचना किसने की? तो ऐसा कहा जाता है कि इन वेदों की रचना अनेकों साधु संतों के द्वारा एक निश्चित समय या निश्चित काल के दौरान की गई है. द हिम्स ऑफ दीज
वेदाज वेयर ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और इन वेदों में जो मंत्र लिखे गए थे उन्हें मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचारित प्रसारित की गई। दे वेयर रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर द दे वेयर कंपोज। और जब इनकी रचना हुई थी इन वेदों की रचना होने के बहुत शताब्दियों के बाद इनको लिपिबद्ध की गई, यानी इन्हें लिखा गया। दे वेयर कंपोज इन वैदिक संस्कृत विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न संस्कृत लैंग्वेज। यानी इन वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई जो आधुनिक संस्कृत भाषा से बिल्कुल अलग थी। संस्कृत बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। संस्कृत को भारतीय यूरोपीय भाषा के परिवार का माना जाता है। इट इज़ सिमिलर टू मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। यानी संस्कृत भाषा को अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, यूनानी, इटालियन और स्पेनिश भाषा के समकक्ष माना जाता है, यानी उसके अनुरूप माना जाता है, उसके समान माना जाता है। ऑल दीज लैंग्वेजेज हैव मेनी वर्ड्स इन कॉमन। चूँकि इन सभी भाषाओं में कुछ शब्द सामान्य हैं, यानी सभी भाषाओं में वो पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स मात्र यानी संस्कृत एंड मदर इंग्लिश हैव ए कॉमन ओरिजिन है, यानी मात्र और मदर यानी मातृ जो शब्द हैं वो अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में एक समान इनकी उत्पत्ति मानी गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऋग वेदा। द ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द 4 वेदाज। यानी 4 वेदों में सबसे प्राचीन यानी प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। इट वाज कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो। यानी ऋग्वेद की रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। It contains 1028 hymns which are divided into 10 parts। यानी ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं जिन्हें 10 भागों में विभाजित किया गया। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू अग्नि। इसमें पूजा पद्धति या प्रार्थना किए गए हैं जो समर्पित हैं अग्नि को, द फायर गॉड। यानी अग्नि को ईश्वर माना गया है, देवता माना गया है। इंद्र द वॉरियर गॉड माना गया है इंद्र को। और वरुण, सूर्य एंड अदर गॉड्स लाइक वेरियस फैमिलीज ऑफ पोएट्स एंड सेक्स। यानी कवियों और साधु संतों के द्वारा इनकी सम्मान में जो मंत्र लिखे गए हैं वही मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है। The Samved contains tunes for the prayers of the Rig Veda. The Yajur Veda contains mantras to be recited when performing rituals। यानी सामवेद के जो धुन हैं वो ऋग्वेद के सम्मान में हैं, और यजुर्वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं वो जब रिचुअल यानी कोई कर्म कांड किए जाते हैं उस समय जो मंत्र बोले जाते हैं उसकी रचना है उसमें। The Atharvaved contains songs, spells and magical charms to cast away evil spirits। और अथर्ववेद में जो बुरी आत्माएं होती हैं उनको दूर करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं या कोई जादुई शक्ति से जो इनको भगाया जाता है उसका वर्णन है। Let us learn how historians study the Vedas to understand the history of the Vedic period। यानी वैदिक युग का अध्ययन करने के लिए जो इतिहासकारों ने वेदों का अध्ययन किया है उसे हम इस केस स्टडी से समझते हैं। डिराइविंग हिस्टोरिकल स्टोरीज फ्रॉम द हिम्स विच आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स इज वेरी चैलेंजिंग। यानी जो कहानियाँ उत्पन्न हुई हैं इन मंत्रों के माध्यम से जो पूजा पद्धति से उसका शुरुआत किया जाता है। फॉर इंस्टांस द नादी स्तुति सुक्ता, फॉर एग्जाम्पल हिम इन प्रेज ऑफ रिवर्स इन द ऋग्वेदा मेंशन ऑफ 19 मेजर रिवर्स। यानी नदियों की जो पूजा की गई है उसमें 19 नदियों का वर्णन मिलता है। वो गंगा, यमुना, सरस्वती, शतुद्री यानी सतलज,
तरशुनी, रावी, हेयर माई प्रेज, यानी नदियों से आह्वान किया गया है कि मेरी प्रार्थना को सुनिए, मेरी प्रशंसा को सुनिए। हियर माई कॉल, मेरी पुकार सुनिए। वो आशिकिनी यानी चेनाब नदी को आशिकिनी कहते थे। मरुद्रवृधा यानी वितास्ता झेलम नदी का नाम था। विथ अर्जिक्या एंड सुषोमा, फर्स्ट द गोस्ट यूनाइटेड विद द त्रिष्टमा ऑन दिस जर्नी विद द सुशर्तु द राशा एंड द स्वेती, ओ सिंधु विद द कुभा कुफेन एंड काबुल रिवर का नाम था। टू द गोमती गुमाल विद द मेहतनु, टू द क्रूमू यानी कुरम विथ होम द प्रोसीडेस्ट टुगेदर। यानी इतिहासकारों ने जो अध्ययन किया है वैदिक काल का, तो उन वैदिक पुस्तकों में, वेदों में नदियों की पूजा की गई है, नदियों का आह्वान किया गया है। फ्रॉम द सेम इट अपीयर्स दैट द वैदिक पीपल लिव्ड इन द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड फ्रिंजेज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इन द गंगा यमुना दोआ। यानी इस मंत्रों से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल के लोग जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे वो क्षेत्र है अफ़गानिस्तान का पूर्वी भाग, पंजाब और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग तथा गंगा यमुना के दोआब में ये वैदिक काल के लोग रहते थे। ये हमें वेदों से ज्ञात होता है। सिमिलरली अनदर हिम फ्रॉम द ऋग्वेदा सेज, और ऋग्वेद में जो और मंत्र लिखे गए हैं उससे हमें यह ज्ञात होता है कि आई एम ए पोएट, माई फादर इज ए फिजिशियन एंड माई मदर इज ए ग्रिंडर, अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट मीन्स we live together. The hymn suggests that the Vedic society did not have class or caste distinction. तो इस मंत्र से ये स्पष्ट होता है कि वैदिक समाज में कोई जाति और वर्ग विभेद नहीं था। इसमें लिखा गया है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिताजी एक वैद्य हैं और मेरी माँ एक ग्रिंडर यानी जो घरेलू काम करते हैं, गृहिणी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत जो हमें प्राप्त होता है वैदिक काल के बारे में, जो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं वो जानकारी हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अर्थात पुरातात्विक स्रोतों से मिलते हैं। द इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द हिम्स ऑफ द वेदास आर ऑल्सो कंपेयर्ड एंड स्टडीड बाय हिस्टोरियंस अलॉन्ग विद द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड। यानी पुरातात्विक स्रोत हम उसे कहते हैं जो हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं, जो अवशेष प्राप्त होते हैं, उसका अध्ययन करके पता लगाया जाता है इतिहास के बारे में। पोट्री रिमेन्स फाउंड फ्रॉम द वास्ट रिवरीन रीजन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हेल्प इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द वैदिक पीपल। यानी वैदिक काल के लोगों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो जो नदी घाटी में जो खुदाई हुई थी उससे जो अवशेष प्राप्त होते हैं उन अवशेषों से हमें ज्ञात होता है कि उनका रहन सहन कैसा था। 2 टाइप्स ऑफ पोट्री आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। जो उस समय के लोग बर्तनों का इस्तेमाल करते थे वो 2 तरह के होते थे, एक पेंटेड ग्रे वेयर और एक ब्लैक एंड रेड वेयर, PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर इज फाउंड एट द एक्सकवेशन साइट सच एज हस्तिनापुर एंड अत्रांजी खेड़ा। यानी यहाँ जो खुदाई हुई थी वहाँ से ये प्राप्त हुए थे। और ब्लैक एंड रेड वेयर इज फाउंड एट द एक्सकवेशन साइट्स लोकेटेड इन द गंगा वैली। गंगा वैली यानी गंगा घाटी में जो खुदाई हुई थी वहाँ से हमें BRW यानी ब्लैक एंड रेड वेयर किस्म के बर्तन मिले थे। बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ द वैदिक एज। यानी पुरातात्विक और लिखित यानी साहित्यिक स्रोत हमें वैदिक काल के लोगों के जीवन के इतिहास को पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। दिस पीपल वेयर कॉल्ड द आर्यंस। यानी वैदिक काल के जो लोग थे उन्हें आर्य कहा जाता था।
नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटेंट, विस्तार कहाँ से कहाँ तक था वैदिक काल। द वेदास टेल अस अबाउट द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ प्लेसेज, यानी वेदों से हमें भौगोलिक विस्तार का पता चलता है। सेवरल रिवर्स सच एज सिंधु, सरस्वती जो अब विलुप्त हो गई है, एंड गोमती मॉडर्न गोमाल आर मेंशनड इन द हिम्स ऑफ द ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद के मंत्रों से हमें सिंधु नदी, सरस्वती नदी, गोमती नदी के बारे में पता चलता है। हालांकि अब सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सीम टू बी द सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी वो थी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ। द ग्रुप ऑफ पीपल हु अपोज मेन फोकस ऑफ द वैदिक कल्चर सीम्स टू हैव बीन द पंजाब एंड दिल्ली रीजन, यानी वैदिक संस्कृति का जो मुख्य फोकस था वो था पंजाब और दिल्ली क्षेत्र पर। लेटर द आर्यंस मूव्ड ईस्टवर्ड, उसके बाद आर्य लोग पूर्व की ओर चले गए। द होल ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड द गंगा यमुना दोआब, यानी पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगा यमुना के बीच का भाग जिसको दोआब कहते हैं। दे सेट अप किंगडम्स इन कोसल टू द ईस्ट ऑफ द दोआब एंड इन काशी द रीजन ऑफ वाराणसी, यानी इन्होंने जो ये आर्यन लोग थे इन्होंने कोसल यानी दोआब के जो पूरब का भाग है और काशी और वाराणसी क्षेत्र में अपने राज्यों की स्थापना की। द ग्रुप ऑफ पीपल हु अपोज आर्यंस वेर डिस्क्राइब्ड एज दासाज और दस्यूज, और जो लोग आर्यों का विरोध करते थे उन्हें दास या दस्यु कहा जाता था। दिस पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज एंड डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेज, ये लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते थे और कोई भी बलिदान यानी सेक्रीफाइस बलि नहीं चढ़ाते थे। लेटर द टर्म दास केम टू रेफर टू स्लेव्स और वुमेन एंड मेन कैप्चर्ड इन वार, बाद में ये दास शब्द का इस्तेमाल स्लाव्स यानी गुलामों के बारे में किया जाने लगा और महिलाओं तथा ऐसे लोग जो युद्ध में बंदी होते थे उनके बारे में प्रयोग किया जाने लगा। दे वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, और इन्हें मालिक की संपत्ति माना जाने, यानी महिलाओं को और दासों को व्यक्ति न मानकर वस्तु माना जाने लगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। द वैदिक लिटरेचर आल्सो हाईलाइट्स मेनी चेंजेस that took place from early Vedic period to later Vedic period. Some major differences between the two periods have been discussed in the table given below. आप ध्यानपूर्वक इस चार्ट को, इस सूची को पढ़िए। इसमें आपको प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर था इस पर चर्चा किया गया। लिटरेचर क्या थे अर्ली वैदिक काल यानी प्रारंभिक वैदिक काल के? ऋग्वेद वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड सर्व्स एज ए सोर्स टू लर्न एंड स्टडी अबाउट दिस पीरियड, यानी प्रारंभिक वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी जो उस काल के बारे में समझने में मदद करती है। अब उत्तर वैदिक काल का लिटरेचर क्या था? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हो चुकी थी इस काल में। इट इज़ बिलीव दैट द एपिक्स रामायण एंड महाभारत वेर ऑल्सो कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी ऐसा माना जाता है कि रामायण और महाभारत नामक जो प्रमुख महाकाव्य थे उनकी रचना भी उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी। पॉलिटिकल लाइफ कैसा था अर्ली वैदिक काल का? यानी प्रारंभिक वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेयर मेनी ट्राइब्स नोन एज जन, यानी बहुत से जनजाति लोग रहते थे जिसको जन कहते थे। ईच जन वाज रूल्ड बाय द चीफ ऑफ द ट्राइब नोन एज राजन, और हर ट्राइब का एक हेड होता था जिसे हम राजन कहते थे। द पोजीशन ऑफ द राजन वाज नॉट हेरिडिटरी, और राजन का जो पद था वो आनुवांशिक नहीं था। सभा एंड समिति वेयर द ट्राइबल असेंबली दैट हेल्प द राजन टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस फॉर द पीपल इन द जनाज, यानी जन लोगों की मदद के लिए राजन को सभा और समिति से मदद मिलती थी। ये ट्राइबल असेंबलीज होते थे यानी जनजातीय सभा होते थे, उनकी सलाह से राजन जनता के हित में फैसला लेता था। वुमेन ऑल्सो अटेंडेड दिस असेंबली, महिलाएं भी इन सभाओं में भाग लेती थी। पीपुल गेव बलि, ए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पीपल इन प्लेस ऑफ टैक्सेज दैट हेल्प इन मैनेजिंग द जनाज, यानी इन जनों की मदद करने के लिए टैक्स के रूप में लोग इच्छापूर्वक
कंट्रीब्यूशन देते थे, यानी अपना योगदान देते थे। अब उत्तर वैदिक काल के लोगों का पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, राजनीतिक जीवन? द किंग बिकेम वेरी पावरफुल एंड द पोजीशन बिकेम हेरिडिटरी। इस काल में राजा बहुत शक्तिशाली हो गया और राजा का पद आनुवांशिक हो गया, यानी राजा का बेटा फिर राजा बने। द ट्राइबल असेंबलीज ऑल्सो डिसअपियर्ड एंड वुमेन्स पोजीशन ऑल्सो डिटेरियोरेटेड। महिलाओं की जो हैसियत थी वो कम हो गई और जो जनजातीय सभाएं होती थी वो भी विलुप्त हो गई। टैक्सेज वर कलेक्टेड इन प्लेस ऑफ द वॉलंटरी बली, और स्वैच्छिक रूप से जो लोग कंट्रीब्यूशन देते थे अब यहाँ अनिवार्य कर दिया गया, कर लगाया जाने लगा। द इनकम फ्रॉम टैक्सेज हेल्प द किंग्स टू अपॉइंट ऑफिशियल, और इन करों से जो आमदनी होती थी राजा उनका प्रयोग अधिकारियों की नियुक्ति के लिए करते थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अर्ली वैदिक पीरियड यानी प्रारंभिक वैदिक काल में इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, यानी आर्थिक जीवन। पीपल इन द अर्ली वैदिक पीरियड प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर विथ कैटल रेयरिंग, यानी प्रारंभिक वैदिक काल के लोग खेती करते थे और पशु पालते थे। द ऋग वेदा सजेस्ट दैट कैटल फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ फॉर द पीपल, यानी ऋग वेद में ये वर्णन किया गया है कि उस काल के लोगों का मुख्य संपत्ति जो था वो संपत्ति पशु के रूप में होते थे। देयर वेयर फ्रीक्वेंट बैटल्स फॉर कैटल, इन पशुओं के लिए लगातार युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैटल कैन बी जज फ्रॉम द वर्ड फॉर बैटल गाविस्थी विच मीन्स सर्च फॉर काउज, यानी गायों की खोज के लिए, यानी गाय रखने के लिए लोगों के बीच लड़ाई होती थी। अब उत्तर वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? इन द लेटर वैदिक पीरियड एग्रीकल्चर सिम्स टू हैव बिकम द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी जीविका का मुख्य साधन उत्तर वैदिक काल में खेती हो गया। इट वाज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ आयरन टूल्स फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड प्लाविंग, और खेती बड़े पैमाने पर होने लगी क्योंकि लोहे के औजार का आविष्कार हो गया था, जिससे जंगल की कटाई और खेत जोतने में यानी खेती करने में उससे सुविधा हो गई। शिफ्ट फ्रॉम पेस्टोरल इकोनॉमी टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी सीम्स टू हैव लेड टू द राइज ऑफ अदर आर्ट एंड क्राफ्ट सच एज कारपेंट्री, वेविंग, ज्वेलरी मेकिंग, डाइंग एंड पॉटरी मेकिंग, यानी चारागाह पर आधारित जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बदल गई, जिससे और भी अन्य प्रकार के कला और शिल्प का विकास हुआ, जैसे बढ़ईगिरी, बुनकरी, गहने का निर्माण, रंग रोगन का काम और बर्तन बनाने का काम। दिस सीम्स टू हैव बीन ट्रेड विथ डिफरेंट रीजन्स एज वेल, और जब ये काम बढ़ गए तो इससे व्यापार का भी विकास हुआ। अब अर्ली वैदिक काल में सोशल लाइफ कैसा था, यानी सामाजिक जीवन। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड द ऋग वेदा मेंशन सोशल क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ वर्क पीपल टुक अप, यानी वैदिक काल में जो प्रारंभिक वैदिक काल था उस काल में जो सामाजिक वर्ग का विभाजन था वो कार्य पर आधारित था। इट इज ऑल्सो मेंशन दैट पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली कुड टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन, ऐसा वर्णन किया गया है कि एक ही परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के काम करते थे। द अर्ली वैदिक सोसाइटी डिड नॉट हैव क्लास और कास्ट डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन बर्थ, यानी प्रारंभिक वैदिक काल में जो जाति विभाजन जन्म आधारित नहीं था, कर्म आधारित था। और लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था? ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड कास्ट एंड क्लास डिस्टिंक्शन बिकेम रिजिड, यानी उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था जो है वो बहुत कठोर हो गई। द सोसाइटी केम टू डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट क्लासेज बेस्ड ऑन बर्थ, और जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित हो गया जो जन्म आधारित था। अब कर्म आधारित वर्ण नहीं थे, और ये जन्म आधारित वर्ण 4 इस प्रकार थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेराइड कल्चर्स इन इंडिया, यानी
भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ थीं। वाइल नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया विटनेस्ड द वैदिक पीरियड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर डेवलप्ड इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। Chalcolithic and megalithic culture were two such cultures that developed in the Deccan and the South during this time। यानी उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में वैदिक काल में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का विकास हुआ और अन्य भागों में अन्य प्रकार के संस्कृति का विकास हुआ। चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण युग और मेगालिथिक महापाषाण युग की संस्कृतियाँ दक्षिण भारत और डेक्कन क्षेत्र में विकसित हुई। द चालकोलिथिक कल्चर क्या थे, यानी ताम्रपाषाण युगीन द चालकोलिथिक एज इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज विथ स्टोन। यानी ताम्रपाषाण युग में पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे और कांस्य का इस्तेमाल होने लगा, कांसे का इस्तेमाल होने लगा तांबे के साथ साथ। द चालकोलिथिक पीपल बिल्ट रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर हाउसेज, यानी ताम्रपाषाण युग के लोग आयताकार और वृत्तीय यानी गोलाकार घर का निर्माण करने लगे। मुख्यतः वो जो घर होते थे वो झुंडों में होते थे, क्लस्टर्स में, समूहों में होते थे, जो मिट्टी के बने होते थे। दे वर नॉट एक्वेंटेड विथ बर्न्ट ब्रिक्स, उस समय लोगों के पास पक्के हुए ईंट नहीं होते थे। फायर वर्शिप सीम्स टू हैव बीन ए वेरी वाइड स्प्रेड फिनोमिनन अमॉन्ग द चालकोलिथिक पीपल एज फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड एट ए नंबर ऑफ चालकोलिथिक साइट्स। उस समय अग्नि की पूजा होती थी व्यापक पैमाने पर, चूँकि ऐसे जो फायर अल्टर्स होते थे यानी अग्नि की वेदियाँ प्राप्त हुई हैं बहुत स्थानों पर। द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स गिव इंडिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, यानी जो मर जाते थे लोग, मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के भी कुछ हमें संकेत मिलते हैं। द गुड्स फाउंड अलॉन्ग विद द ब्यूरियल्स टेल अस लॉट अबाउट द कस्टम्स, प्रैक्टिसेस एंड सोशल सेटअप ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर। यानी मृत व्यक्तियों के जो ब्यूरियल्स प्राप्त हुए हैं खुदाई से, उससे हमें उस समय की संस्कृति यानी ताम्रपाषाण युग की संस्कृति का ज्ञान मिलता है और उनका सामाजिक और रीति रिवाज कैसा था इसके बारे में जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एट ब्रह्मगिरी ए स्केलेटन वाज फाउंड विथ सेवरल गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बेड्स, कॉपर बैंगल्स एंड कॉन्च सेल, वाइल अदर स्केलेटन्स हैड ओनली ए फ्यू पॉट्स ब्यूरिड विद देम। यानी ब्रह्मगिरी की खुदाई में एक ऐसा नरकंकाल मिला है जिसके साथ सोने के माला और पत्थर के माले और तांबे की चूड़ियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। और कुछ दूसरे स्थानों पर जो कंकाल मिला है वहाँ पर कुछ ही बर्तन प्राप्त हुए हैं मिट्टी के। दिस इंडिकेट्स देयर वाज ए डिफरेंस इन द सोशल स्ट्रक्चर। इससे ये ज्ञात होता है कि उस समय लोगों की हैसियत में अंतर था, यानी धनी और गरीब वर्ग के लोग होते थे। सम मेनी हैव बीन पुअर, सम में हैव बीन पुअर वाइल अदर्स रिच, यानी कुछ लोग धनी थे कुछ लोग गरीब थे। सम में हैव बीन पीपल ऑफ इम्पोर्टेंस, सम में हैव बीन पीपल ऑफ इम्पोर्टेंस और लीडर्स, यानी कुछ लोग बहुत महत्वपूर्ण होते थे जैसे नेता। सिमिलरली इफ कलेक्टिव ब्यूरियल्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड आर फाउंड, यानी सामूहिक रूप से भी लोगों को दफनाया जाता था, इसके भी प्रमाण मिले हैं। इट माइट इंडिकेट ए ट्रेजेडी और सम सेक्रीफिशियल सेरेमनी। इससे यह ज्ञात होता है कि कोई दुर्घटना होगी जिसमें बहुत लोग एक साथ मारे गए हैं, तो उन्हें सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार किया गया होगा, या कोई किसी समारोह में इनकी बलि चढ़ाई गई होगी। द स्टडी ऑफ ब्यूरियल रिमेन्स दस मेक्स द स्टडी ऑफ ए कल्चर इवन मोर इंटरेस्टिंग, यानी जो अवशेष मिले हैं उनके स्मशान घाटों से, उससे ये पता चलता है कि उनकी संस्कृति बहुत ही रोचक थी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इनाम गांव। इनाम गांव इज ए चालकोलिथिक साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इनाम गांव एक ताम्रपाषाण युगीन साइट है जो महाराष्ट्र में है। द रिमेन्स ऑफ द ब्यूरियल्स फाउंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ
जो अवशेष मिले हैं खुदाई से एट दिस साइट इंडिकेट अ यूनिक कल्चरल ट्रेट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ के समाज की एक अद्भुत यानी अनुपम सांस्कृतिक छवि प्राप्त होती है हमें उस खुदाई से। जनरली एडल्ट्स वेयर ब्यूरिड विद देयर हेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। आमतौर पर जो वयस्क लोग होते थे जब मर जाते थे तो उन्हें उनके सिर को उत्तर दिशा की ओर करके दफनाया जाता था। समटाइम्स द डेड वेयर ब्यूरिड इन अर्न्स विद इन द हाउसेज, यानी घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। हियर द बॉडी ऑफ ए मैन वाज फाउंड ब्यूरिड इन ए क्रॉस लेग्ड पोजिशन इन ए ह्यूज 4-legged clay jar in one of the largest houses at the site. The house had 5 rooms and was located in the center of the इनाम गाँव settlement। यानी इनाम गाँव की खुदाई से हमें बहुत ही उस समय के कल्चर की जानकारी मिलती है। As suggested by the archaeological findings from this site, people of इनाम गाँव followed various occupation। यानी इस खुदाई से हमें उस समय के लोगों की जो व्यवसाय थे यानी जो जीविका चलाने के लिए वो काम करते उसके बारे में जानकारी मिलती है। सम वेयर एग्रीकल्चरिस्ट, कुछ लोग किसान थे। सम वेयर हंटर गैदरर्स, कुछ जो है आखेटक थे। एंड स्टिल अदर्स वेयर पेस्टोरियल्स, और बहुत से लोग चारागाह यानी पशुपालक थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेज, पीच, सीसम एंड मिलेट्स। यानी उस समय जो खेती होती थी वो हमें पुरातत्ववेता बताते हैं कि जो साक्ष्य मिलते हैं वो है गेहूँ, जौ, चावल, दालें, मटर, तिल और ज्वार बाजरा, मोटे अनाज, बोन्स ऑफ सेवरल एनिमल्स लाइक गोट, कैटल, बुफेलो, डॉग, हॉर्स, पिग, स्पॉटेड डियर, क्रैब, फिश एक्सेट्रा, और बहुत प्रकार के जानवर जैसे बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, सुअर, हिरन इत्यादि, केकड़ा, मछली बिन फाउंड, ये सारे जो है जीव के अवशेष पाए गए हैं। सम ऑफ द बोन्स यानी उनकी हड्डियाँ मिली हैं। सम ऑफ द बोन्स बोर कट मार्क्स विच सजेस्ट दैट ए फ्यू ऑफ दीज एनिमल्स वेर यूज एज फूड बाय द पीपल ऑफ इनाम गाँव। यानी इस खुदाई से हमें ये जानकारी मिलती है कि इनमें से कुछ जानवरों का प्रयोग उस समय के लोग भोजन के रूप में करते थे। देयर आर ऑल्सो एविडेंसेज टू सजेस्ट दैट फ्रूट्स लाइक जामुन, बेर, आंवला, डेट्स एंड ए लॉट मोर वेयर कलेक्टेड बाय दीज पीपल। यानी उस समय के लोगों द्वारा जामुन, बेर, आंवला, खजूर इत्यादि फलों का भी इस्तेमाल किया जाता था। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेगालिथ्स यानी महापाषाण। Megaliths are large stone boulders or block of rocks arranged by people into a structure or a monument। यानी मेगालिथ्स जिसका शाब्दिक अर्थ है महापाषाण यानी बहुत बड़ा पत्थर होता था जिसको एक स्मारक का रूप दिया जाता था। मेनी मेगालिथ्स हैव आल्सो बीन बिल्ट टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। यानी बहुत से जो महापाषाण मिले हैं वहाँ पर अंतिम क्रिया यानी अंत्येष्टि क्रिया के लिए वहाँ पर प्रयोग किया जाता था। ब्यूरियल साइट से यानी वहाँ लोगों को दफनाया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स डेट बैक टू अबाउट 3000 ईयर्स एगो। यानी आज लगभग 3000 साल पहले की तिथि को दर्शाया गया है। इट वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कश्मीर रीजन। और ये पूरे डेक्कन क्षेत्र में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर क्षेत्र में इसका वर्णन मिलता है। दीज मेगालिथ्स कैन बी फाउंड आइदर ऑन द सरफेस और अंडरग्राउंड। यानी धरती के ऊपर भी मिलते हैं और धरती के नीचे भी भूमिगत। समटाइम्स देयर कैन बी many stone boulders circling a burial site or simply a single large stone standing on the ground। यानी कभी कभी अनेक ढेर सारे पत्थर के जो है पत्थर पाए जाते थे सर्कलिंग ए ब्यूरियल साइट, यानी गोल घेरा बना दिया जाता था जिसके बीच में अंत्येष्टि कार्यक्रम होता था मृत लोगों का। या कभी कभी एक अकेला बहुत बड़ा पत्थर भी पड़ा होता था
In the megaliths of Deccan in southern India, archaeologists have found some common features in these burials. यानी एक समान लक्षण पाए गए हैं. Most of these burials contain black and red wear along with the dead body. यानी मृत व्यक्ति के साथ, ऐसा लोगों का मानना था कि मृत व्यक्ति के साथ ये लोग जो सामान होते थे दैनिक उपयोग के, वो उनके साथ दफना दिए जाते थे. आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव बीन एबल टू टेल अस अबाउट द सोशल डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटल रिमेन. यानी जो नरकंकाल के जो अवशेष मिले हैं, उससे इतिहासकारों को उस समय के लोगों के बीच जो भेदभाव थे, जो अंतर थे, उसको समझने में मदद मिलती है. मेनी ऑफ द burials ऑफ लेटर पीरियड कंटेन टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, skeletons of horses, equipment and ornaments of stone and gold. यानी बाद में जो खुदाई हुई उसमें बहुत प्रकार के जो हथियार थे जो लोहे के बने होते थे या घोड़ों के जो कंकाल थे वो प्राप्त हुए हैं, और पत्थर और सोने के बने हुए गहने प्राप्त हुए. इन सम ऑफ द मेगालिथ्स देयर वेयर मोर देन वन स्केलेटन. और किसी किसी महापाषाण में एक से ज़्यादा कंकाल प्राप्त हुए हैं. इट माइट बी पॉसिबल दैट पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वेयर ब्यूरेड इन द सेम प्लेस, यानी आफ्टर देयर डेथ. यानी ऐसा माना गया है या यह भी संभव है कि एक ही परिवार के जो लोग थे, जब उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सामूहिक रूप से एक ही स्थान पर दफनाया जाता था. द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वेयर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द portholes. The megaliths could have acted as signposts to find the burial sites so that people could return to the same place whenever they wanted to. Now come to the next topic, global connection. Read the passage carefully and answer the questions given below. यानी ग्लोबल कनेक्शन क्या है पुस्तकों के बारे में, उसकी चर्चा यहाँ की गई है. अराउंड 800 BC, टू ग्रेट ग्रीक एपिक्स द इलियड एंड ओडिसी वेयर रिटन बाय ए पोएट कॉल्ड होमर. यानी 800 ईसा पूर्व एक महान यूनानी कवि होमर ने 2 महाकाव्यों की रचना की थी जिसका नाम था इलियड एंड ओडिसी. These two epics are a very rich historical source of ancient Greek history. ये दोनों महाकाव्य जो हैं वो प्राचीन यूनानी इतिहास पर हमें बहुत ही समृद्ध ऐतिहासिक जानकारी देते हैं. द मेन थीम ऑफ द इलियड इज द वार ऑफ कोलिशन ऑफ ग्रीक स्टेट्स अगेंस्ट द स्टेट ऑफ ट्रॉय. यानी इलियड में जो रचना की गई है जिस घटना की, उसमें एक युद्ध का वर्णन किया गया है. इलियड इज द वार ऑफ ए कोलिशन ऑफ ग्रीक स्टेट्स, यानी यूनानी राज्यों के जो समूह थे उनके द्वारा ट्रॉय के राज्यों के साथ जो लड़ाई लड़ी गई उसका वर्णन इलियड नामक पुस्तक में होमर ने की है. ये बहुत ही महान काव्य है. इट प्रेजेंट्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द ट्रोजन वार. यानी इसमें अंतिम दिनों की घटना की वर्णन की गई है ट्रोजन वार की. द ओडिसी रिकाउंट्स द एडवेंचर्स ऑफ वन ऑफ द हीरोज ऑफ द वार, ओडिसियस. और ओडिसी में उस समय के जो महान नायक थे ओडिसियस, उनका वर्णन किया गया है. वो युद्ध के महानायक थे. इन द कोर्स ऑफ दिस नैरेटिव्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजियन, माइथोलॉजी एंड बिलीफ्स हैज़ बीन टच्ड अपॉन. यानी इन महाकाव्यों में कवि होमर ने उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, पौराणिक कथाओं और उस समय के धार्मिक मतों का विस्तार से वर्णन किया है. However, in the epics, one cannot rule out the possibility of imaginative stories apart from the stories based on real events. फिर भी इन महाकाव्यों में यह भी संभावना है कि कुछ काल्पनिक कहानियों को भी लिखा गया है अपार्ट फ्रॉम द स्टोरीज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स. यानी वास्तविक घटनाओं के अलावा
इन महाकाव्यों में कुछ काल्पनिक कहानियों को भी दर्शाया गया है होमर के द्वारा। तो फाइंड आउट द सिमिलरिटी बिटवीन द ग्रीक एपिक्स द इलियड एंड द ओडिसी एंड द इंडियन एपिक्स द रामायण एंड द महाभारत। तो आपको इन महाकाव्यों इलियड एंड ओडिसी तथा दो भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत के बीच में क्या समानताएं हैं उस पर चर्चा करना है, क्योंकि आप रामायण और महाभारत के बारे में कुछ ज़रूर जानते होंगे। रामायण में राम जिसे हम भगवान मानते हैं और रावण जो बुराई का प्रतीक था, उनके भी युद्ध का वर्णन है, और महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। तो आपको इलियड एंड ओडिसी तथा रामायण और महाभारत में कुछ जो समानताएं हैं उसके बारे में पता करना है और शोध करना है। आई थिंक you will have understood the concept of the chapter. We will meet in next video again. Till then, take care of your health. Namaskar.